जय हिंद साथियों। आज की कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपी वर्ग 3 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 या जेल पहरी, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है टेस्ट सीरीज लेने का, टेस्ट देने का। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। और विशेष आपको यहाँ पर ऑफर बता दें कि यदि आप हमारे कोड सेल्फ STD40 इसको यूज करेंगे तो 40% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो आप इस डिस्काउंट का भी लाभ ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज खरीद करके अपनी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जल्दी करें इसको, क्योंकि केवल 200 स्टूडेंट के लिए ही यह ऑफर अवेलेबल है। चलिए अब आपकी कक्षा शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, लेकर के आ गए हैं आपकी मांग पर संस्कृत पेडागोजी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नों को आप रट डालें, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं। भाषा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य नहीं है। पहला ही ऐसा प्रश्न है कि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बताइए A, B, C या D भाषा शिक्षा के उद्देश्य नहीं है। कौन कौन से नहीं है इनमें से? तो देखें, साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षा का। पठन वाचन व लेखन कुशलता में वृद्धि ये भी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या है फिर? सृजनात्मकता ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब पर हैं क्या क्या उद्देश्य, तो आपको बता दें कि भाषा शिक्षा के आप देखें उद्देश्य कौन कौन से हैं। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। संस्कृत भाषा के कोश में वृद्धि होनी चाहिए, ये भाषा शिक्षा का उद्देश्य है। पढ़ने की तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए, क्योंकि जिसने हमारे संस्कृत पेडागोजी के पिछले वीडियो नहीं देखे उनसे हो सकता है ना भी बने। तो मेरा निवेदन प्ले लिस्ट में जाएं और संस्कृत के अभ्यास प्रश्न पत्र डले हैं संस्कृत पेडागोजी के साथ, जिसमें 210 प्रश्नों पर चर्चा की गई है। 211वां प्रश्न है, ठीक है, तो इसलिए आप वो पढ़ लें। तो संस्कृत भाषा का उद्देश्य क्या है? संस्कृत भाषा के कोश में वृद्धि होना चाहिए। भाषा शिक्षा का पढ़ने की तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए। वाक्यांश के कठिन शब्दों को इंगित करते हुए ज्ञानार्जन, ठीक है, किसके माध्यम से? शिक्षक के माध्यम से। और पद्य के सस्वर गान को सीखते हुए अंदर ग्रहण करना, ये सब कुछ भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। ये प्रश्न आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें, सुनने धीरे धीरे समझ में आएंगे। भाषा शिक्षण में सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। भाषा शिक्षण में सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? A, B, C या D? जल्दी से आप बता दीजिए उत्तर। तो आपको बता दें कि भाषा शिक्षण में सृजनात्मक यदि उत्तर देने हैं तो इन चार में से हो जाएगा प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, मतलब सामने बिल्कुल शिक्षण होना चाहिए, वहीं से प्रश्न पूछना चाहिए। अगला देखें, श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है? श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना ये किस प्रणाली का द्योतक है? तो अब देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। अब एक एक प्रणाली का यदि अर्थ करते जा रहे हैं तो समीक्षा तो वहाँ हो नहीं रही, तुलना भी नहीं हो रही, गीतनाट प्रणाली भी नहीं हो रही, तो क्या व्याख्या प्रणाली का क्या है? व्याख्या प्रणाली। समझ जाएंगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कोई जिसका विस्तार की ज़्यादा ज़रूरत होगी उसका हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। व्याख्या इसमें तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। आगे देखते हैं, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? संस्कृत भाषा में यदि कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को किससे बचना है? पुस्तकों के प्रयोग से, ठीक है। पुस्तकों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुस्तक में देख के पढ़ेंगे तो बच्चे का मन नहीं लगेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखें, संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण वह शिक्षण है जिसके अंतर्गत कहानी चित्रण मुखौटा के प्रयोग से ये होना चाहिए। वार्तालाप, हाव भाव, प्रदर्शन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। वास्तव में कटु सत्य कि संस्कृत भाषा के शिक्षण को कहानी शिक्षण करते समय पुस्तक आदि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, याद रखिएगा इसको बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आप भी कमेंट में उत्तर देते जाएं। और पिछले यदि आपको पूरी तैयारी संस्कृत पेडागोजी की करनी है तो टॉप 50 स्टडी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको यूट्यूब से सर्च करें, जा कर के देख लें, आप पर एक एक प्रश्न बनेगा। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? छात्रों को क्या संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य तो रसानुभूति कराना तो है। काव्य शास्त्र आप जानती, रसानुभूति कराना भी है। गति यति लय भाव के अनुसार श्लोक पाठ करने की क्षमता का ये भी है, छंद में होता है।
शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये नहीं है, क्योंकि संस्कृत काव्य शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है। कविता के उदात्त भावों को विकास करना है, ये तो हो सकता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है। अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कौन सी विधि कहा जाता है? तो आपको बता दें, विधि कहलाती इन चार में से पारायण विधि। याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, वेरी वेरी IMP। सस्वर पाठ करते हुए वैदिक मंत्रों को पढ़ने की कौन सी विधि है? पारायण विधि। अगला देखें, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है, इसका पता लगाया जाता है। तो बिल्कुल सरल है, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो उसका पता लगाएंगे मूल्यांकन से। ठीक है, हमारे बताने से पहले आपको कमेंट में उत्तर देना है, तब आपका उत्तर माना जाएगा, आपकी पढ़ाई कितनी है पता चलेगा। आगे अच्छे पठन के गुण बताए हैं, किसमें बताए हैं? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, निरुक्त या फिर याज्ञवल्क्य शिक्षा। तो आपको बता दें कि उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्य शिक्षा में अच्छे पठन के गुण बताए हैं। याद रखिएगा, ये पेडागोजी के ऐसे प्रश्न हैं जिसमें अधिकतर लोग चूक जाते हैं। आपको नहीं चूकना है, पूरे वीडियो को आपको क्रम से पढ़ना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्ले लिस्ट में जाके और भी वीडियो आप देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? जो छात्रों ने पढ़ा है उसको कंठस्थ करेगा। ये व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? तो आपको बता दें अभिरुचि का, क्योंकि अभिरुचि होगी उसमें तब वह उसको कंठस्थ करेगा। नहीं तो आप कितनी अच्छी अभिव्यक्ति दे दें, बिल्कुल चिल्ला करके समझा दें तो भी नहीं कर रहे, ज्ञान का भी नहीं, अभिग्रहण का भी नहीं। ठीक है, अभिरुचि का हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी पेडागोजी की जब भी उत्तर दें तो हमें खुद एक स्टूडेंट बन करके अपन को समझना है प्रश्न को, और शिक्षक बन के फिर उसका उत्तर देना है। सस्वर पाठन आवश्यक है। सस्वर पाठन किस लिए आवश्यक है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, जल्दी से बताइए। तो आपको बता देंगे सस्वर पाठन जो शुद्ध उच्चारण के लिए तो वैसे है, लेकिन इसमें से परफेक्ट बताया जाता है तो भाषा ग्रहण के लिए। ठीक है, भाषा ग्रहण के लिए इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सस्वर पाठन से ही हम लेखक के विचारों से पूर्णतः अवगत हो सकते हैं। भाषा के माध्यम से लेखक की क्या अभिव्यक्ति है यह हम तभी समझ सकते हैं जब हम भाषा का ठीक ग्रहण कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक छात्रों की प्रगति कैसे एवं किस प्रकार जान सकता है? आप कैसे जानेंगे कि एक अध्यापक है, हमारे छात्र प्रगति कर रहे हैं धीरे धीरे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय समय पर छात्रों की परीक्षा लेकर के, ठीक है, उनका मूल्यांकन करके फिर जान लेंगे कि भैया ये आगे बढ़ रहा है या नहीं। आगे देखें, विश्व में सर्वाधिक परिष्कृत, परिनिष्ठित और सुनिश्चित उच्चारण विधान किस भाषा का है? आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। वह कौन सी है? वह है हमारी संस्कृत भाषा। ठीक है, सबसे ज़्यादा परिनिष्ठित है और परिमार्जित है। आगे देखते हैं। तो आगे उससे पहले आपको बता दें कि आपको यदि पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देखें, और निरंतर हम वीडियो ला रहे हैं। इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। उत्तम पाठक का गुण माना जाता है। उत्तम पाठक का क्या गुण माना जाएगा? तो आपको बता दें, उत्तम पाठक जो होगा अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, एक एक अक्षर स्पष्ट बोलेगा, वही उत्तम पाठक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्र पाठ्य पुस्तक में गद्यांश या पद्यांश को देखकर उसकी अपनी उत्तर पुस्तिका में हूबहू नकल करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है? श्रुतलेख है। श्रुतलेख क्या कहता है? सुन करके लिखना है, श्रुतलेख कहलाएगा। सुलेख मतलब अच्छा लिखना, तो ये नहीं है। प्रतिलेख, हाँ, प्रति मतलब जो सामने दिया है उसके अनुसार प्रतिलेख, तो प्रतिलेख इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, प्रयोग सभी नहीं होगा, प्रतिलेख सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें, श्रुतलेख के समय अध्यापक द्वारा ध्यान रखने योग्य बात है। क्या क्या है? श्रुतलेख कर रहे हैं तो अध्यापक को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है शुद्ध, स्पष्ट
और जोर देकर वाचन किया जाए, शुद्ध बोला जाए, स्पष्ट बोला जाए और जोर दे करके जिससे सबको अच्छे से सुनाई दे। तो इसका उत्तर ए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये संस्कृत भाषा के प्रश्न अभी हिंदी में लिए हैं कुछ, आगे एक दो वीडियो ये हिंदी में लेंगे जिससे आपको और क्लियर होने लगे। इसके बाद जितने ही प्रश्न होंगे टोटली संस्कृत में ही होंगे, ठीक है। एक आध वीडियो और बस मिलेगा। शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है, कैसा होता है? तो आपको पता है शिक्षण कार्य में जो मूल्यांकन किया जाता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता है, केवल बाहरी मूल्यांकन नहीं करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है। लेखन शिक्षण करते हैं तो प्रतिलेख का क्या तात्पर्य है? प्रतिलेख अभी हमने बताया था, तो प्रतिलेख है पुस्तक के कुछ अंश को देखकर लिखना, ठीक है, यही तो है। अभी बताया था नहीं, जैसे गद्यांश पद्यांश लिखा है तो उसको देख करके लिख देना, तो प्रतिलेख का वही हो जाएगा कि लिखी हुई चीज करके देख करके लिखना। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, छंदोबद्धता होती है। छंदोबद्धता किसमें? गद्य पाठ में, नाटक पाठ में, कहानी पाठ में, पद्य में। पद्यों में होती है छंदोबद्धता, ठीक है। छंदों की बद्धता किसमें होती है? पद्य में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न यदि पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक करना और पिछले वीडियो जरूर देख लेना। शीर्षकस्य मुख्य संबंधा अस्ति, शीर्षक का मुख्य संबंध है। अब देखो संस्कृत भाषा का आ गया, वो ही चलेंगे। तो आपको बता दें कि शीर्षक का संबंध संपूर्ण पाठ है, संपूर्ण पाठ से होता है, कोई एक उससे मतलब नहीं रहता, ठीक है। आगे देखते हैं, कमेंट करके ये बताइए कि आपको और क्या संस्कृत में व्याकरण चाहिए है, पेडागोजी चाहिए है, साहित्य चाहिए है, उस प्रकार के प्रश्न हम आप तक लाएंगे। आगे देखें, पठन संदर्भे भाव ग्रहणम परीक्षते, पठन के संबंध में भाव ग्रहण का परीक्षण होता है। कैसे होता है? तो पठन के संबंध में भाव ग्रहण का परीक्षण यहाँ पर हो जाएगा सारांशेन, नीचे ही आ गया सारांशेन। देखें, पठन के संदर्भ में भाव को ग्रहण करने में जो परीक्षण होता है वह सारांश का ही परीक्षण है। संपूर्ण तत्व को पढ़ने के बाद जो मूल भाव रूप से ग्रहण होता है उसे सारांश कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की। आगे और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कल पुनः चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।